नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। प्रयागराज में महाकुंभ का आज सबसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व है मौनी अमावस्या। लेकिन मौनी अमावस्या में एक स्नान पर्व के शुरुआत से ही बड़ी बुरी खबर आई, और ये कि देर रात यानी करीब 1:30 बजे के आसपास वहाँ पर संगम के पास भगदड़ मची। भगदड़ में कई श्रद्धालुओं के हताहत होने की खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों के मरने और लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान जारी किया है। उसके अलावा तमाम नेताओं ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, सभी नेताओं ने और तमाम लोगों ने इस पर दुख जताया है। लेकिन जिस तरह से कुंभ की व्यवस्था का प्रचार प्रसार किया गया और कुंभ की में व्यवस्था की खामियों का पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से सोशल मीडिया में खबरें आ रही थी, मीडिया में तो बहुत कम खबरें उस तरह की दिख रही थी, लेकिन सोशल मीडिया उन तमाम जो व्यवस्था की खामियां हैं उनसे भरा पड़ा था। और इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी कि ऐसी बदइंतजामी के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा हादसा हो जाए। और आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। हालांकि अब स्थिति वहां पर सामान्य बताई जा रही है। और जो अखाड़ा परिषद है, अखाड़ों ने स्नान करने से इनकार कर दिया था। इस घटना को देखते हुए लोगों से भी अपील की कि वो संगम पर ही न पहुंचे, बल्कि जहां भी उनको जगह मिल रही हो, जिन घाटों पर, वहां स्नान करें। अब कहा जा रहा है कि अखाड़े के लोग यानी जो साधु सन्यासी हैं, जिनको शाही स्नान कहा जाता है, और इस पर्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वही होती है, तो उस शाही स्नान को रोक दिया था अखाड़ों ने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से। अब ये कहा जा रहा है कि शाही स्नान के लिए तैयार हो गए हैं ये अखाड़े। तो एक बड़ी खबर वहां से आ रही है, दुखद खबर है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि स्थितियां वहां पर सामान्य हो गई हैं। लेकिन जिस तरह के वहां पिछले कई दिनों से भीड़ देखी जा रही है, और भीड़ में भी जिस तरह से इंतजाम में तमाम तरह की खामियां ये सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रही थी, लोग जिक्र कर रहे थे, वहां मौजूद लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए बता रहे थे, तमाम जो डिजिटल चैनल्स हैं उन पर जिस तरह की खबरें आ रही थी, उससे ये पता चल रहा था कि जिस तरह के प्रचार प्रसार किया गया है उसको देखते हुए वहाँ इंतज़ाम में काफ़ी खामियां दिखाई पड़ रही हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल जो उठ रहे हैं वो है वहाँ पर वीवीआईपी इंतज़ाम को लेकर। बहुत सारे आरोप पहले से ही लग रहे थे, और उसके बाद जब इस तरह का हादसा हुआ तो अब तमाम चर्चाएँ हो रही हैं। हालांकि जो प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं राजनीतिक दलों की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से, वो भी बहुत संतुलित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन तमाम लोग इस तरह की आशंका पहले जता रहे थे। बावजूद इसके ये कहा जा सकता है कि प्रशासन ने चेता नहीं, और इस तरह की घटनाओं को शायद उसने बहुत, इस तरह की आशंकाओं को बहुत हल्के में ले लिया। पहले सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले इस हादसे को लेकर क्या कहा है, सुनते हैं उनको, और उसके बाद इस पर और अपडेट क्या है, किस तरह से जो अखाड़े हैं शाही स्नान के लिए वो तैयार हो गए हैं, उस पर भी हम अब इसको चर्चा को आगे जारी रखेंगे। पहले सुन लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बारे में क्या कहा है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल
में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की रीत से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री JP नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी। तो सुन रहे थे आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि 1 से 2 बजे के करीब रात में वहां पर यह हादसा हुआ। चूंकि मौनी अमावस्या के स्नान रात से ही शुरू हो जाता है, जो मुहूर्त था वो बताया जा रहा था, लेकिन बहुत से लोग, ये जो प्रत्यक्षदर्शियों का जो कहना है, जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक उस संगम मार्ग पर भीड़ तो थी ही, उसके अलावा बहुत से लोग जो कई किलोमीटर, लगभग 20, 25, 30 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंचे थे, उनमें से कई लोग आसपास वहीं पर किनारे सो रहे थे। लेकिन जब भीड़ आई तो उसी समय ये भगदड़ मची। हालांकि असली वजह क्या है, तमाम बातें हो रही, लेकिन तमाम वहां जो मौजूद लोग हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका ये कहना है। तो उस भीड़ की वजह से जब भगदड़ मची तो ये बड़ा हादसा हुआ है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बता रहे हैं कि वहां प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मुस्तैद पहले भी था, लेकिन बावजूद इसके ये हादसा हो गया, और कैसे हो गया ये अब जांच के बाद पता चलेगा। उसके बाद घायल हुए हैं बहुत से लोग, बड़ी संख्या में लोग, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है, और जैसा कि योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि प्रधानमंत्री से उनकी सुबह से ही बातचीत हो रही है, वो अपडेट लगातार ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, जो लोगों का जो ये हादसा हुआ है उस पर दुख जताया है, और उन्होंने लिखा है कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है अब से कुछ देर पहले का, और उन्होंने उसमें हादसे पर चिंता जताई है, दुख जताया है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर चिंता जताई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अफवाहों पर लोग ध्यान न दें, अफवाहों पर से दूर रहने की भी हिदायत दी है लोगों को। लेकिन तमाम जो खामियां पिछले 2-3 दिनों से लगातार दिख रही थी, जैसे जैसे वहां पर भीड़ बढ़ रही थी, प्रशासन का दावा है, और अभी आप जब सुन रहे थे तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे कि 8 से 10 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे हैं। यह अलग बात है कि संख्या पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल उस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर अब तक प्रशासन घायलों की, और उसमें जिन लोगों ने अपनी जान से हाथ धोई है, उनके परिजन भी वहां पर परेशान हैं, उनकी संख्या क्यों नहीं पा रहा है प्रशासन। तमाम सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठा रहे हैं बहुत सारे लोग। सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की चर्चा हो रही है, विपक्षी दलों के नेता भी सवाल उठा रहे हैं, और यहां तक कि सरकार के भीतर भी अब सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाई लेवल मीटिंग हो रही है और प्रशासन से सख्त नाराज बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये जो हादसा हुआ है अमलेंदु जी, इसको लेकर ये जिस तरह से पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे थे कि लगातार वहां पर जो इंतजाम है, व्यवस्था है, उसको लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी थी, निराशा थी, और ये आशंकाएं जताई भी जा रही थी। आखिरकार उस तरह की घटना हो ही गई यहां पर। बिल्कुल समीर जी, लगातार ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि कोई बड़ी दुर्घटना इस तरह की हो सकती है। और एक वीडियो वायरल हो रहा है समीर जी कि जो मेला क्षेत्र के जो कमिश्नर हैं वो लाउड स्पीकर पे कह रहे हैं श्रद्धालुओं से कि भाई आप लोग उठ के तत्काल स्नान कर लीजिए, वरना अव्यवस्था फैल सकती है। इस तरीके का, वो पता नहीं वो कितना सच है कितना गलत है, लेकिन वो वीडियो वायरल हो रहा है कि वो अनाउंस कर रहे हैं कि आप लोग आ गए हैं तो पहले स्नान कर लीजिए, आप इंतज़ार ना करें।
तो यानी क्योंकि बहुत से लोग थके हुए थे, वो आसपास जहां जगह देख रहे तो वहां सो गए थे। तो समीर जी, प्रश्न ये उठता है कि भाई जो 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने की जो दावे किए जा रहे हैं कि 7,000 करोड़ रुपया खर्च करके महाकुंभ की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, और ये बताया जा रहा है कि साहब जैसे 10 लाख साल में पहली बार ही जो महाकुंभ हुआ आयोजित हो रहा है, और योगी जी अगर मुख्यमंत्री ना होते और मोदी जी अगर प्रधानमंत्री ना होते तो ये महाकुंभ आयोजित ही ना होता। तो ये जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि भाई ये कुंभ हो रहा है। अब मैं देख रहा था कि सब वो मैरी कॉम जो है वो स्नान कर रही हैं, वो कोई डिसूजा है वो स्नान कर रहे हैं। अब ये मैरी कॉम और डिसूजा का इस कुंभ से क्या लेना देना है? लेकिन सिर्फ चूंकि शोशेबाजी और पॉलिटिकल एक तरह से कहा जाए मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट, कि अब मैरी कॉम ने भी स्नान किया और रोमियो डिसूजा जो उन्होंने भी स्नान किया। अब ये दिखाया जा रहा है, अमित शाह जा रहे हैं, भाई सड़क मार्ग से आप क्यों जा रहे हैं? आपको नहीं मालूम है कि वहाँ अगर जैसा योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि भाई 8 से 10 करोड़ के लोग आसपास आए, प्रशासन कह रहा है कि आज सुबह 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। जब आपके पास ये डाटा है कि 3.5 करोड़ लोगों ने सुबह स्नान कर लिया, तो अभी तक हताहतों की संख्या का डाटा क्यों नहीं है आपके पास? ये तो काफी कम है। 3.5 का 8-10 करोड़ लोगों को गिन ले रहे हैं, लेकिन आप घायलों को नहीं बता रहे। योगी आदित्यनाथ का जो पूरा बाइट है समीर जी, ध्यान से सुनिए, उसमें कहीं भी मृतकों का शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। घायलों की चर्चा उस पूरे वीडियो में 2 बार की गई, 2 बार घायलों की चर्चा की गई। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कितने लोगों को खोया गया है, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी, क्यों नहीं बता रहा है। मतलब जिस तरीके से चुनाव आयोग का डाटा बहुत सेंसिटिव हो गया है, वो नहीं दिया जा सकता, अब ये डाटा भी नहीं दिया जाएगा। तो ये सवाल सरकार पर उठ रहे हैं, और अखिलेश यादव जो समीर जी वो कई दिन से लगातार इसको लेकर सवाल कर रहे थे, लगातार ट्वीट कर रहे थे, और उनकी इस बातों को जो लगातार उठा कहा जाता था पॉलिटिकल मसला है। अरे पॉलिटिकल मसला तो सरकार ने बनाया हुआ था। क्या आप जिस तरीके से उसका प्रचार कर रहे हैं महाकुंभ का, यानी सब कुछ जो है मोदी जी जाएंगे 5 फरवरी को डुबकी लगाने के लिए, यानी दिल्ली में चुनाव होगा, मोदी जी डुबकी लगाने जाएंगे। राहुल कुंभ में कभी ऐसा नहीं होता था, और ये बात, ये चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें ये बातें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। पूरे कुंभ क्षेत्र में मैं वहां से घूम कर आया हूं, पूरे सभी जगहों पर के जितने भी आपको होर्डिंग और पोस्टर दिखाई पड़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तस्वीरें लगी हुई हैं। तो ये आयोजन जिसको कह रहे हैं कि दूसरे लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो राजनीतिक आयोजन तो इसको बना ही दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि इतना ज्यादा प्रचार प्रसार कर लोगों को आने की अपील कर, हालांकि जो श्रद्धालु हैं जिनको आना है वो अपने आप ही वहां पर आते हैं, और आज से नहीं, जो हजारों साल पुरानी परंपरा है तब से यहां पर आते रहे हैं। उनको न किसी इनविटेशन की जरूरत होती है, न उनको कोई मुहूर्त बताना पड़ता है, उनको सारी चीजें ये पता है कि कब उनको आना है, कितना पहले उनको चलना है। लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार किया और उसके बाद लोगों को यहां बुलाया गया, बढ़ा चढ़ाकर संख्या भी बताई गई ताकि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन सके, लेकिन उस तरह की व्यवस्था यहां पर नहीं की गई। और इस ये जो इंतजामी है उसकी चर्चाएं पिछले कई दिनों से हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके जो चीजें दिख रही थी उनको भी देखने की कोशिश नहीं की गई, और इस तरह के हादसों को एक तरह से उनकी आशंका को नजरअंदाज किया गया। हादसे पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया जताई है। देखते हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस पर दुख जताया है, और इसके लिए एक तरह से उन्होंने प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश यादव लिखते हैं अपने ट्वीट में कि महाकुंभ में अव्यवस्थाजन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। श्रद्धांजलि। हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उन्हें उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाएं। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। श्रद्धालुओं से भी हमारी अपील है कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम लें और शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने, भोजन, पानी व अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंध करे। हादसे में आहत हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। ये अखिलेश यादव लिख रहे हैं, और इसमें यह बात भी लिख रहे हैं
कि किस तरह से यहां पर अव्यवस्था हुई और जो दावे किए गए, लेकिन लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि कैसे वहां पर धैर्य रखना है, संयम रखना है, और जहां बहुत ज़्यादा भीड़ है या फिर उसमें उसको और ना बढ़ाएं। तो इस तरह की अपील ये की जा रही है वहां पर। लेकिन जो अव्यवस्थाएं हैं, जिन अव्यवस्थाओं की चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही थी कि जब मौनी अमावस्या पर इतनी भीड़ इकट्ठी होगी तो ऐसी कोई हादसा इस तरह का कोई हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि यह हादसा जब हुआ है तो उन आशंकाओं को नजरअंदाज कर दिया गया। तमाम पुल बने हुए हैं गंगा नदी पर पार करने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में कई पुल वहां बंद रखे गए और एक पुल पर एक ही तरफ से आने और जाने की व्यवस्था की गई। तमाम तरह की बद इंतजामी की बातें आ रही थी, खबरों में आ रही थी, रिपोर्ट्स में आ रही थी, लेकिन उन सबको ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। अमलेंदु जी, बिल्कुल समीर जी, नजरअंदाज किया है, ये आरोप लग रहे हैं और जो राजनीतिक दल है ये तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और वो आरोप प्रत्यारोप की बात अगर छोड़ भी दी जाए तो समीर जी एक सवाल तो सीधा सीधा उठता है कि अभी आपको याद होगा कि अभी 2-4 दिन पहले ही वो एक आग लगने की घटना भी हुई थी एक टेंट में। तो यानी प्रशासन ने उससे भी कोई सबक नहीं लिया कि कितनी बड़ी घटना हो चुकी है। और जब आपको मालूम था कि मौनी अमावस्या जो शाही स्नान का होता है, इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं, और जब सरकार खुद कह रही है कि साहब 8 करोड़ लोगों के आने का अंदेशा है कि 8 करोड़ लोग आ सकते हैं, तो जब आपको मालूम है तो आपने उसके इंतजाम क्यों नहीं किए? 8 करोड़ लोगों को नियंत्रित करने के लिए कितने पुलिस बल की आवश्यकता होती है? ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। वो उस तरीके के इंतजाम थे कि नहीं थे? तो अगर इतने लोग आ रहे हैं तो उसका क्या मैनेजमेंट होगा? तो क्राउड मैनेजमेंट भी अपने आप में एक विज्ञान है। तो अब जब आप ये बता रहे हैं कि साहब ऊपर से फूलों की बरखा की जाती है हेलीकॉप्टर से, लेकिन इसका आप ध्यान नहीं रखते। दूसरा समीर जी ये कि योगी आदित्यनाथ जी का जो ऑफिस है उसका एक सुबह जो ट्वीट है वो काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो सुबह जो है उसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उन्होंने भी आपत्ति जताई है कि वो एक सवाल उन्होंने किया योगी आदित्यनाथ का जो ट्विटर हैंडल है, एक खबर को उन्होंने ट्वीट किया और खबर को ट्वीट करते हुए ये पूछा गया कि जो मतलब अल्पसंख्यक हैं वो श्री राम को अपना पूर्वज मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इस तरीके का कोई ट्वीट जो था वो एक्चुअली हुआ क्या कि घटना जब हुई है उसके काफी देर बाद मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए, और जो ट्वीट थे वो हादसे के बारे में नहीं बल्कि वो ऐसी बातों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो भाषण दिए थे या उन्होंने जो कुछ बातें कही थी उनको लेकर थे। और उस सवाल पर वो सवाल लगातार उठते रहे कि हादसे को 7-8 घंटे बीत चुके हैं और आपके यहां से इस तरह की बातें हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम जैसी बातें हो रही हैं। तो वो सवाल उठे थे। हाँ, ये सवाल था, ये ट्वीट किया गया कि क्या भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी स्वीकार करेगी कि उनके पूर्वज राम थे? मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, ये ट्वीट किया गया। इसको लेकर राजकुमार भाटी जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने सवाल उठाया कि कुंभ में इतनी बड़ी घटना हो गई और आप जो है वो क्या कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो आप कर रहे हैं और इस पे आप खामोश हैं। ये जो था उन्होंने कहा। राजकुमार भाटी ने ये लिखा कि रात 1:30 बजे प्रयागराज कुंभ में दुखद हादसा हुआ, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हृदय विदारक मौत हुई और संवेदनहीन मुख्यमंत्री सुबह 7 बजे हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं, क्या ही कहा जाए इनके लिए। तो अब ये सवाल तो समीर जी उठेंगे, विपक्ष उठाएगा इस तरीके के सवाल। यानी मुख्यमंत्री जो अपना वक्तव्य जारी कर रहे हैं उसमें हताहतों की जो है संख्या का कोई उल्लेख नहीं है, कितने मृतक हैं उसका कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री भी जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें भी कहीं कोई नहीं है कि कितने लोग हैं, उनके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया। हम लोग भी अगर कोई खबर ब्रेक करें तो क्या खबर ब्रेक करें? जब तक कि प्रशासन से कोई सूचना नहीं हो कि इतने लोगों की प्रशासन ने पुष्टि कर दी है तो कैसे किया जाए? और प्रशासन ने कोई सूचना नहीं दी है, कोई पुष्टि नहीं की है। और दूसरे वहां पर जो लोग खबर भेज रहे हैं, जो मौजूद लोग हैं, यानी वहां जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनकी खबर अगर आप चला रहे हैं तो उसको अफवाह भी मान लिया जाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एक बार हम लोग फिर अभी सुनेंगे, जो उनका बयान आया है उसमें उन्होंने 2 बार ये बात कही है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें। और सोशल मीडिया में भी जो सरकार समर्थक तमाम लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो आखिर ये जानकारी देगा कौन, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी न तो अधिकारी के पास है और न ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। हाँ समीर जी, किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है और ये जवाब तो आखिर मिलना तो चाहिए कि क्यों इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। और तमाम जो राजनेता हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर समीर जी अपनी प्रतिक्रिया, राहुल गांधी ने लिखा है, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत
और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों की मदद करें। ये राहुल गांधी ने लिखा है, ये ट्वीट किया है। बदइंतजामी की बात, यानी जो अव्यवस्था है उसकी बात इन्होंने भी की है। वीआईपी कल्चर को लेकर पिछले कई दिनों से जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, वीआईपीज की वहां पर मीडिया तक की गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, नहीं जा सकती हैं, लेकिन वीआईपीज जो है पूरी गाड़ियों के काफिले के साथ वहां जाते दिखाई पड़ रहे हैं। उस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। उसकी वजह से तमाम दूसरे रास्तों को कई घंटे रोक दिया गया और लोग इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे भी वीडियो सामने आए जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वो 20-25 किलोमीटर तक इधर उधर घूमने के बाद संगम के पास पहुंचे तो उनको वापस भेज दिया गया कि यहां वीआईपी स्नान चल रहा है, आप किसी दूसरे घाट पर जाइए और स्नान करिए। उन लोगों ने सवाल किया कि जब नहीं यहां आने देना था तो पहले ही रोक देते, कम से कम हम लोग 20-25 किलोमीटर चलते नहीं, पैदल चलकर हम थकते नहीं। तो ये इस तरह की बदइंतजामी वहां लगातार पिछले कई दिनों से देखने में, सुनने में आ रही थी, लेकिन उसका ना तो प्रशासन ने संज्ञान लिया और ना ही सरकार ने संज्ञान लिया। हालांकि उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि ये सारी खबरें, ये सारी चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ रही थी, जिनको कहा जाता है सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, वो चाहे अखबार हो, टेलीविजन हो, चैनल हो, उन जगहों पर इस तरह की खबरें पूरी तरह से नदारद थी। वो यही दिखा रहे थे और यहां तक कि इतने बड़े हादसे के बाद भी यही दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब वहां सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो पहले भी यही चीजें दिखा रहे थे कि कितना बढ़िया इंतजाम है, कितने अच्छे हैं, कितने भीड़ आ रही है। किसी ने यह तक नहीं जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो सरकार आंकड़ा दे रही है कि इतने लोग आ रहे हैं, यह आंकड़ा आ कहां से रहा है, कौन बता रहा है, किसका कैलकुलेशन है, किस मैथमेटिक्स से, कौन सी साइंस है जिसके आधार पर यह बताया जा रहा है। कहीं कुछ नहीं, लेकिन वहां पर केवल वही बातें जो सरकार की प्रेस रिलीज आ रही है वही मीडिया कह रहा है और सरकार भी वही उसी मीडिया को देखकर अपनी जो है वो ताल ठोक रही है, खुश हो जा रही है। लेकिन जो जरूरी चीजें हैं, कहां से और खबरें आ रही हैं, चलिए ठीक है, मीडिया में नहीं, सरकार के अपने जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो क्या बता रही हैं कि किस तरह की स्थिति है, कैसे इंतजाम है, क्या वो भी, उनके ऊपर भी किसी तरह का दबाव है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आशंकाएं पहले ही जताई जा रही थी। अगर उससे चेता गया होता, ध्यान दिया गया होता, तो शायद इस तरह की दुर्घटना, इस तरह का हादसा उससे बचा जा सकता था। बिल्कुल समीर जी, इस हादसे से बचा जा सकता था। और जिस तरीके से लगातार सवाल उठा रहे थे अखिलेश यादव और कह रहे थे कि भाई आप इसका इंतजाम ठीक कीजिए, तो इंतजाम ठीक किया जा सकता। अब कई सोशल मीडिया पर समीर जी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो एक महिला जो है, वो एक यूट्यूबर जो शुरू करता है वैसी एक महिला एकदम से आ जाती है और कहती है कतई मत आना, और अमित शाह जो आया उसकी वजह से यहाँ गड़बड़ हो गई और मोदी तो बिल्कुल नहीं आए, इस तरीके की। और एक वीडियो जो है वो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसने ट्वीट किया है। अब वो चूंकि कॉपीराइट का मसला आ सकता है, वो हम दिखा नहीं रहे हैं। उसमें महाराष्ट्र से आए हुए लोग जो हैं वो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये मरवाने के लिए यहाँ बुलवाया था, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उसकी हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते ऐसे ट्वीट्स की। तो ये केवल एक चर्चा के लिए, चूंकि सब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो इसकी यहाँ चर्चा करना जरूरी हो जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी समीर जी इसको लेकर ट्वीट किया है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, बहुत सारे वीडियो इस पर आ रहे हैं और लगातार इस पर, सरकार पर, उसकी व्यवस्था पर और जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है बढ़ा चढ़ाकर उस पर सवाल उठाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि महाकुंभ के दौरान तीर्थराज संगम के तट पर हुई भगदड़ से कई लोगों की जान गई है और अनेक लोगों के घायल होने का समाचार बेहद हृदय विदारक है। श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और घायलों की शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं। आधी अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, प्रबंधन से ज्यादा स्वप्रचार पर ध्यान देना और बद इंतजामी इसके लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। अभी कई महत्वपूर्ण शाही स्नान बचे हैं, तो केंद्र और राज्य सरकारों को अब चेत जाना चाहिए और व्यवस्था को सुधारना चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाएं न हों। श्रद्धालुओं के ठहरने,
भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और मूवमेंट आदि की व्यवस्था में विस्तार करना चाहिए और वीआईपी मूवमेंट पर लगाम लगनी चाहिए। यही हमारे साधु संत भी चाहते हैं। कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि पीड़ितों को हर संभव मदद करें। तो ये बद इंतजामी की जो व्यवस्था की बात हो रही है और वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का ज्यादा ध्यान देना। यहां आपको बता दें कि वीआईपी मूवमेंट का मतलब केवल यही नहीं है कि मिनिस्टर और बहुत सारे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, बहुत सारे उद्योगपति, इस टाइप के लोग पहुंच रहे हैं। वहां जो प्रशासनिक अधिकारी बड़े पदों पर हैं, तैनात किए गए हैं, उनके अपने तमाम रिश्तेदारों के लिए भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की बातें आ रही हैं, शिकायतें लगातार हो रही हैं, लेकिन संज्ञान किसी ने नहीं लिया, न तो शासन प्रशासन ने और न ही सरकार ने। हाँ, बिल्कुल किसी ने प्रश्न नहीं दिया। और सुबह से वीडियो वायरल हो रहा है हेमा मालिनी का और स्वामी बाबा रामदेव का, कि उन्होंने भी कुंभ में स्नान किया और बहुत अच्छा उन्होंने बताया। और तमाम जो थे वो समीर जी, आपने देखा होगा पिछले 10-15 दिनों में किस तरीके से सेलिब्रिटीज को लाला का स्नान कराए गए और उनके वीडियो प्रसारित किए गए। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो अब इस दुर्घटना के लिए क्या वो जो सेलिब्रिटीज जिन्होंने ये सब वीडियो जारी किए थे कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, वो कुछ क्षमा मांगेंगे, उन लोगों के परिजनों से माफ़ी मांगेंगे जिनके परिजनों ने अपनों को खोया है, जिनको प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति उनकी ये संवेदना है, तो उनके प्रति ये माफ़ी मांगेंगे ये सेलिब्रिटीज़। ये सिर्फ सरकार के चमचे बनकर इस तरीके की बातें करना जो है ये कहाँ तक शोभा देता है? इस पर सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे ना कि भाई ठीक है, आप सरकार के पक्षधर हैं, सरकार की आप बातें कीजिए, अच्छी बात है सरकार की बातें, लेकिन जो कमियां हैं वो कमियां इसलिए नहीं कि आप सरकार की आलोचना करें, इसलिए ताकि जनहानि ना हो और लोगों को कोई उसका खामियाजा ना उठाना पड़े। तो उन कमियों की तरफ ध्यान देना भी आपका कर्तव्य है कि ये कमियां हैं, इनको दूर किया जाए। हर चीज, हर कमी बताना जो है वो आलोचना नहीं होती है। उसका मतलब ये भी होता है कि अगर कमियां हैं और उसका कोई, उन कमियों की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है तो उस पर पहले से रोक लगाई जाए। अब अखिलेश यादव अगर लगातार ट्वीट कर रहे थे समीर जी, तो उस अखिलेश यादव के लगातार ट्वीट करने का मतलब ये नहीं था कि सरकार की लगातार आलोचना की जा रही। वो कह रहे थे कि हम पहले कह रहे थे कि इसको सेना के हवाले किया जाए, और एक महामंडलेश्वर है उनका बयान बड़ा वायरल हो रहा है। वो तो बताते बताते रो पड़े वो कि किस तरह की घटना हुई और हम लोग जान रहे थे कि ये होना है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग शिकायत भी कर रहे थे कि इसको ध्यान दिया जाए, सेना के हवाले किया जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, किसी ने इस पे नहीं सुना। तो इसका मतलब समीर जी की पूरा ध्यान जो था वो सिर्फ इस पे था कि कैसे जो है मोदी जी 5 फरवरी को स्नान करेंगे, उसके लिए प्रचार किया जाए। और सरकार ने कोई बहुत बड़ा जो है वो कर दिया है, और कई लाख साल में जो है पहली बार को मायूद किया है, कभी हुआ ही नहीं है। क्योंकि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो महाकुंभ होता ही नहीं। तो ये प्रचारित करने के लिए मतलब अव्यवस्थाएं जो थी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, और पूरा ध्यान जो था वो प्रचार पर जो था वो केंद्रित किया गया। प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर, तो प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी के ट्वीट को देखते हैं। लेकिन एक बात है कि इस पर जिस तरह से अब घिरी हुई सरकार नजर आ रही है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान वो भी लोगों को बड़ा हैरान करने वाला है। 8 8.5 मिनट का उन्होंने बयान जारी किया है। उन्होंने वीडियो बयान आपको एक बार अभी फिर सुनवाएंगे उसको, लेकिन उसमें कहीं भी उन्होंने कोई इस तरह का जिक्र नहीं किया कि कुछ लोगों ने वहां अपनी जान भी गंवाई है। उन्होंने घायलों का जिक्र जरूर किया है। वो बताया है कि कई लोग घायल हुए हैं, उनमें कुछ गंभीर रूप से भी घायल हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने क्या कहा उसको हम आपको अभी सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी लिखती हैं कि तीर्थराज प्रयाग में मौनी अमावस्या के अवसर पर हुए हादसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। सरकार से अपील है कि घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, मृतकों की पहचान कर उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोपरि रखते त्वरित इंतजाम किए जाए ताकि आगे के सभी स्नान सकुशल संपन्न हो। अखाड़ों के शाही स्नान की सदियों पुरानी परंपरा को भी संपन्न कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। श्रद्धालुओं से विनती है कि धैर्य और शांति से स्नान दान संपन्न करें। मां गंगा सबकी रक्षा करेंगे। प्रियंका गांधी ने लिखा है, कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, सांसद हैं, और उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो आपको बता दें कि इस हादसे की वजह से अखाड़ों की जो शाही स्नान की परंपरा है उसको भी रोक दिया गया था, और अखाड़ों के संतों ने ये कहा कि अब शाही स्नान नहीं होगा। हालांकि अब शाही स्नान के लिए वो तैयार हो गए हैं। अब कहा जा रहा है कि अब उनका शाही स्नान शुरू होने वाला है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ, उस हादसे ने उन साधु संतों को भी, अखाड़ों के संतों को भी हिलाकर रख दिया है। और अमलेंदु जी, हम लोग लगातार ये देख
देख रहे हैं कि अखाड़ों के जो साधु संत हैं, अखाड़े हैं, तमाम दूसरे साधु संत हैं, वो लोग भी लगातार इस तरह की जो बदइंतजामी है उसको लेकर सवाल उठाते रहे। प्रशासन पर, शासन पर कई तरह के सवाल उठते रहे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर उन सब पर ध्यान नहीं दिया गया, अगर दिया गया होता तो शायद इस तरह के हादसों से बचा जा सकता था। और इस हादसे के बाद भी वहां भीड़ इकट्ठी होने के तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, कुछ जगहों पर यह दिखाया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की बड़ी चर्चा हो रही है, जो इस हादसे के करीब 10 से 11 घंटे के बाद उन्होंने दिया। लेकिन उस बयान में कहीं भी घटना के बारे में पूरी जानकारी और जिनके साथ जो कुछ हुआ है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, किन स्थितियों में है, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसकी चर्चा भी हो रही है। सुनते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है। और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5:30 तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे थे, उस हादसे के बारे में जानकारी दे रहे थे। ये बता रहे थे कि उनकी सबसे बात हुई है, राज्यपाल से बात हुई है, प्रधानमंत्री से बात हुई है, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई है। लेकिन उन्होंने अपने इस पूरे बयान में ये नहीं बताया कि हादसे में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। घायलों का जिक्र जरूर उन्होंने 2 बार किया। लगभग 8.5 मिनट का पूरा ये वीडियो है जो हम आपको जिसका कुछ हिस्सा आपको सुनवा रहे थे। और इधर बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस जो महाकुंभ की व्यवस्था है उसको सेना के हवाले करने की मांग की है, अपील की है, जिसकी अपील कई साधु संत कर चुके हैं। और पहले भी, इस आयोजन से पहले भी वो मांग कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जिस तरह से ये प्रचारित किया जा रहा है और धरातल पर कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है, उससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी आशंका जताई जा रही थी पहले से, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अखिलेश यादव लिखते हैं कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। ये लिख रहे हैं अखिलेश यादव, लिख रहे हैं। और आपको याद होगा अमलेंदु जी की 2013 का जो कुंभ था, उसमें भी, हालांकि वो कुंभ मौनी अमावस्या के दिन, वहाँ भी उसमें बड़ी दुर्घटना हुई थी। और वो जब लौटते समय वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना हुई थी। लेकिन उसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया, और विपक्ष में उस समय भारतीय जनता पार्टी भी हुआ करती थी, और उस समय के जो नगर विकास मंत्री थे आजम खान, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब ये मांग की जा रही है कि ये जो लापरवाही रही, जिसका इतना प्रचार प्रसार किया गया, तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पद छोड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल समीर जी, अब ये जिम्मेदारी तो बनती है जब व्यवस्था हुई है। 2 घटनाएं हो चुकी हैं महाकुंभ में।
आग लगने की घटना हो चुकी और अब ये घटना हो चुकी, तो इस पर जिम्मेदारी तो निश्चित तौर पर बनती है समीर जी कि जो भी जिम्मेदार है वो इस्तीफा दे। अब चाहे वो मुख्यमंत्री जिम्मेदार हो, चाहे प्रधानमंत्री जिम्मेदार हो, चाहे जो वहाँ के मेला के प्रभारी हैं वो जिम्मेदार हो, जो भी हो, जांच हो, जांच के बाद जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और वो उसको देना चाहिए। अगर आजम खां उस समय मेला प्रभारी थे और उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो फिर जो इस समय प्रभारी है उसको नगर विकास मंत्री उनको इस्तीफा देना चाहिए। और ये शायद योगी आदित्यनाथ इस्तीफा ले भी लेंगे, ऐसा लगता है कि ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और बेहद गंभीर मुख्यमंत्री हैं, तो इस्तीफा लेंगे वो, ऐसा। लेकिन अमलेंदु जी इस इस्तीफा लेंगे नहीं लेंगे, क्या करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये भी जो व्यवस्था और बदइंतजामी की बात हो रही है उसमें उन तक भी आंच जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि दर्जनों यात्राएं वो लगातार कर रहे थे और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जब शहर में पहुंचते हैं व्यवस्था का जायजा लेने के लिए, तो उस समय फिर पूरा का पूरा जो प्रशासन होता है, पुलिस होती है, पूरी व्यवस्था जो होती है उनकी आवभगत में और उनको पूरी सूचना देने में लग जाती है। इसको भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि जो तैयारियों में एक कमी रह गई और चीजें रह गई, या फिर जो पुलिस प्रशासन हर जगह उतना ध्यान नहीं दे पाया, उसके पीछे एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल समीर जी, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और लगातार जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आम जन की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो है वो इसीलिए हुआ कि चूंकि यहाँ वीवीआईपी मूवमेंट बहुत था और पूरा प्रशासन जो था वो वीवीआईपी व्यवस्था में लगा हुआ था और आम जन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, इसलिए इतनी बड़ी ये दुर्घटना हुई। और ये लगातार जो थी बातें कही जा रही थी, जैसे हम लोगों ने बताया कि सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं कि किस तरीके से मेले में जो है वो अव्यवस्थाएं हैं। और कोई हरियाणा से आई हुई महिला है वो कुछ कह रही है, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ व्यक्ति है कोई कुछ कह रहा है, कोई कहीं से आया हुआ है, इस तरह की बातें सब चल रही हैं। तो लेकिन उस समय सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया का, उसी समय उन चीज़ों पर ध्यान दिया होता। और जो प्रशासनिक अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो व्यवस्था संभालें, उनको टाइट किया गया होता, तो फिर ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। और अखिलेश यादव जो मांग कर रहे हैं कि सेना के हवाले किया जाए, जाहिर बात है कि अगर आपको यह अंदेशा था कि भाई 8 करोड़ लोग एक ही दिन में आ सकते हैं, तो पुलिस के बस का नहीं है 8 करोड़ लोगों को एक ही स्थान पर एक साथ करना। हालांकि ये भी सवाल है कि 8 करोड़ लोग क्या प्रयाग में आ सकते हैं एक साथ? जी, मतलब कितना डायामीटर जो है उसके हिसाब से बहुत सवाल उठ रहे हैं। तो मतलब लेकिन जो प्रशासन जो है 8 करोड़ लोगों की गिनती कर ले रहा है कि 8 करोड़ लोग आएंगे और 3.5 करोड़ सुबह तक आ चुके, जो ये बता रहा है 3.5 करोड़ सुबह तक डुबकी लगा चुके, वो कितने मृत हैं और कितने घायल हैं ये संख्या नहीं बता पा रहा है, क्योंकि वो छोटी संख्या है, वो बड़ी गिनने की आदत हो गई है। जी हाँ, वो लगभग 12 घंटे होने को हैं, अभी तक वो आंकड़ा उनको नहीं गिन पाया है, लेकिन 8-10 करोड़ लोगों को गिन ले रहा है, हर घंटे अपडेट कर रहा है। यानी उसके पास हर घंटे कितने लोग आ रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, इसकी गिनती करने का जो मैकेनिज्म है वो उसके पास है, लेकिन घायलों को और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको गिनने का मैकेनिज्म उसके पास नहीं है, वो आंकड़े नहीं। और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि बहुत सारी चीजें छिपाई जा रही हैं और लोगों को ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मीडिया पर भी ये दबाव डाला जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, ऐसे कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि तमाम सूचनाओं को जाहिर ना करने की बात कही जा रही है। और जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री ने अपने जो उन्होंने बयान दिया है उसमें वो अफवाहों की बात कर रहे हैं, तो उनका भी संकेत यही है कि जो सूचना सरकार की तरफ से आए बस वही सूचना दी जाए। लेकिन ये सूचना, इसमें सूचना के इतने स्रोत हैं कि ये बहुत सारी चीजें बहुत दिनों तक छिपी नहीं रह सकती हैं, चाहे वो कोई भी घटना हो। ये भी अभी आप कितनी देर तक छिपा सकते हैं, लेकिन लोगों को ये पता है कि क्या वहां पर हुआ, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों की संख्या वहां 1-2 में नहीं थी, वो भी वहां पर लाखों में थे। बहुत सारे लोग वहां पर जो थे जमा हुए थे, उनके पास भी बहुत सी सूचनाएं हैं, लेकिन अभी तक वहां की वास्तविक सूचना नहीं दी जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर सरकार घिरी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे ये उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी साफ बता रही है कि उन पर भी किस तरह का दबाव है। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है समीर जी, इतनी बड़ी जब घटना हुई है तो मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव, ये तो बता रहे हैं कि जनता का बहुत दबाव है वहां पर, लेकिन उन पर भी दबाव। हाँ, उन पर भी दबाव है। जाहिर सी बात है कि हो सकता है किसी बहाने अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ जो है वो राजनीति शुरू हो जाए कि चुनाव में तो योगी आदित्यनाथ को नहीं हटा पाए, इस बहाने हटा दिया जाए। तो ये भी हो सकता है कि इस तरह की चीजें चल रही हो, तो उनकी भी स्थिति समझी जा सकती है मुख्यमंत्री की, वो कितने ज्यादा दबाव में होंगे कि चूंकि पार्टी के अंदर जिस तरह की चीजें चलती रहती हैं, उनके खिलाफ जो षड्यंत्र होते रहते हैं पार्टी में, जो आरोप लगते रहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पार्टी में षड्यंत्र होते रहते हैं, तो वो भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं समीर जी। मतलब हर उसका कई पहलू होते हैं, तो इसको भी देखा जा सकता है। लेकिन इस बीच जो समीर जी और भी बड़ी खबरें आ रही हैं, एक बड़ी खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के तहत
ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की और सीजेआई जस्टिस खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ थी और उसने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि इस अधिनियम के तहत दर्ज की गई कुल एफआईआर और दायर किए गए आरोप पत्रों की संख्या कितनी है, इसका आप हलफनामा दायर कीजिए और ये अधिनियम 3 तलाक को अपराध बनाता है, ये बात है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि इस कानून के तहत मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज की गई है, साथ ही मामले की सुनवाई जो है वो मार्च में तय की गई है। एक ये सुप्रीम कोर्ट से खबर थी। इधर समीर जी, जो दूसरी चीजें हैं वो बढ़ रही है राजनीति, जो दिल्ली का चुनाव जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है और दिल्ली के चुनाव में भी काफी चीजें आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली के चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर और इसमें जिस तरह से अब राहुल गांधी की एंट्री हुई है और यह भी कहा जा रहा है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे थे, उसमें राहुल गांधी ने जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाए हैं उसको लेकर ये दोनों ही पार्टियां परेशान हैं। पार्टियां दोनों इसलिए परेशान हैं क्योंकि एक पार्टी की सरकार केंद्र में है और दूसरी की दिल्ली में है, राज्य में है उसकी सरकार। इसको लेकर अब दोनों ही पार्टियों पर, खासकर जो दिल्ली की राज्य सरकार है उस पर किस तरह से निशाना साधा है कांग्रेस की नेता प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने, एक बार सुनते हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं। राहुल गांधी की सभाएं जब से शुरू हुई हैं और राहुल गांधी ने महू में जो उनका कार्यक्रम था, जिस तरह से उन्होंने जो जय बापू जय भीम जय संविधान ये कार्यक्रम था और संविधान की चर्चा, गरीबों पिछड़ों की चर्चा वो कर रहे हैं, उससे दिल्ली की जो राजनीति है, विधानसभा चुनाव की जो राजनीति है वो और गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी में दूसरी पार्टियों से आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। तमाम नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए हैं, सुनते हैं उनका क्या कहना है दिल्ली सरकार को लेकर। अरविंद केजरीवाल जी अपनी आगामी हार देखकर बुरी तरह से बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। असलियत यह है कि 10 से 11 साल तक दिल्ली की सत्ता उनके हाथ में थी और जब उनके सच की परतें खुल रही हैं, जब उनकी कलई खोली जा रही है, जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो उल जलूल आरोप और बातें लगा रहे हैं। असलियत यह भी है कि हम पलटकर अरविंद केजरीवाल जी से जरूर ये पूछ सकते हैं कि आप गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात क्या बीजेपी के साथ समझौता करके गए थे? इस तरह की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल जी को शोभा नहीं देती है। राहुल जी ने उनसे सिंपल बात पूछी ना, राहुल जी ने पूछा आप तो लोकपाल की बात करते थे, भाई ये तो सच है कि अरविंद केजरीवाल जी एक छोटी सी गाड़ी में चलते थे, मफलर पहन के रहते थे, बिजली के खंबे पर चढ़ जाते थे। अरविंद केजरीवाल तो राजनीति को बदलने आए थे, बदलना तो दूर, दुनिया के सबसे महंगे शीश महल में, और उसके अलावा जिस तरह का शराब घोटाला उन्होंने किया ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की देन है और बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश में सबसे बहादुर नेता राहुल गांधी हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी से अगर कोई आंख में आंख डालकर बिना डरे बिना संशय के लड़ते हैं तो वो राहुल गांधी हैं। सबको पता है कि किसानों से लेकर अल्पसंख्यकों तक किसने दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए उनका साथ छोड़ा था। जब काले किसान कानून आए सबसे पहले पारित करने वाली आम आदमी पार्टी, जब दंगे हुए दिल्ली में चुप रहने वाले अरविंद केजरीवाल कहते थे 1 घंटे पुलिस दे दो सारी महिलाओं को हटा दूंगा। गुजरात गए, बिल्किस बानो पर एक शब्द नहीं बोलते थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी के दलित नेताओं के साथ जो अत्याचार किया वो जग जाहिर है। तो अरविंद केजरीवाल जी जब इस तरह की बातें बोलते हैं तो ये उनका डर, उनकी बौखलाहट, हार से उनकी घबराहट दिखाता है। तो ये अरविंद केजरीवाल डर रहे हैं मोदी से और ये बात राहुल गांधी ने भी कही। राहुल गांधी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा कि वो किस तरह से राजनीति को बदलने के लिए आए थे, छोटी कार में चलते थे और अब शीश महल में रहते हैं, कहा था उन्होंने उस चुनाव से पहले क्या कहा था और उसके बाद राजनीति में आने के बाद अब वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम भाषणों की क्लिप्स वायरल होती हैं जो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वो देश के तमाम मुद्दों पर दिया करते थे, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हों, चाहे वो वैश्विक मुद्दे हों, विदेश नीति से संबंधित मुद्दे हों। उसी तरीके से अब अरविंद केजरीवाल निशाने पर हैं राहुल गांधी के। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने भी इसका जवाब दिया है, उन्होंने ट्वीट किया है कांग्रेस पार्टी के उसका जवाब देते हुए वो लिख रहे हैं कि मोदी जी तो शराब घोटाले जैसा फर्जी केस बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं। आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए?
रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई? डर और बहादुरी पर ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। देश जानता है कौन कायर है और कौन बहादुर है। तो शराब घोटाला उनकी निगाह में कुछ नहीं है, और वही है कि वो तो सही बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो दूसरे लोगों को सर्टिफिकेट देती है कि कौन भ्रष्ट है और कौन ईमानदार। हाँ बिल्कुल समीर जी, चूंकि आम आदमी पार्टी सबको देती है, और अखिलेश यादव को भी सर्टिफिकेट दिया था पहले इन्होंने। मुलायम सिंह यादव जी के लिए कहा था, मुलायम सिंह यादव जी ने सीधा सीधा प्रहार किया था, ये कौन आ गए भाई जो सबको सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, ये कहाँ है, ये क्या राजनीति करते हैं। तो अब ठीक है, अपनी अपनी राजनीति है कि वो किस तरीके से क्या चल रहा है, कौन किसको सर्टिफिकेट दे रहा नहीं दे रहा है बहरहाल। लेकिन समीर जी अब ये समझ में आ रहा है कि अब दिल्ली का चुनाव खुल चुका है, और दिल्ली के चुनाव में अब सियासी घमासान जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुका है। कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और ये कहा कि वो नरेंद्र मोदी से डरते हैं, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल पलटवार कायदे का नहीं कर पाए और सिर्फ एक ट्वीट के जरिए उन्होंने इस तरह की बात करके छोड़ दी। चूंकि मालूम है कि ज़्यादा अगर वो प्रहार करेंगे राहुल गांधी पे तो राहुल गांधी की तरफ से भी पलटकर वार आएंगे, वो ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो इसलिए वो चूंकि प्रहार हुआ है तो जवाब देना उनकी मजबूरी है, तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन अभी भी बचते हुए जवाब एक तरीके से दे रहे हैं ताकि ज़्यादा वो राहुल गांधी से उलझे नहीं। शायद ये एक रणनीति के तहत ऐसा हो रहा है समीर जी। बिल्कुल, वो इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जब वो एक छोटी कार से चला करते थे और किस तरह से रहा करते थे, उस पर उसके बाद अब वो शीश महल में आने, यानी उनका घर जो मुख्यमंत्री आवास था, सरकारी आवास, बताया गया कि उसको उसके रेनोवेशन में 40-50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, उस मकान में वो रह रहे हैं। तो सादगी की जो बात करते थे वो कहां चली गई? तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उसने एंट्री की है, राहुल गांधी जिस तरह से आम आदमी पार्टी को भी उसकी वास्तविकता बताते हुए नजर आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी जवाब तो दे रही है, लेकिन उसके जवाब में यह बात भी छिपी हुई है कि वास्तव में यह जवाब केवल जवाब देने के लिए है। वो उन आरोपों को कहीं ना कहीं उसको स्वीकार भी करते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, उनको स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई अब मोदी जी तो किसी को भी जेल भेज सकते हैं, आप ज्ञान ही ना दें कौन बहादुर है कौन कायर है, सारा देश जानता है। लेकिन ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी आप कायर हैं, ये नहीं कह पा रहे हैं, और मैं बहादुर हूँ ये नहीं कह पा रहे। खैर आपस के आरोप प्रत्यारोप में इस बीच समीर जी अभी कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया है अभी थोड़ी देर पहले। तो उसकी पूरी आती है खबर, तो वो भी हम लोग बताएंगे अपने दर्शकों को। तो जो घोषणा पत्र है दिल्ली विधानसभा के लिए और 5 गारंटियां, उसकी घोषणा पहले ही कांग्रेस पार्टी कर रही है, घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है। लेकिन दिल्ली विधानसभा के चुनाव अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर दिख रहे हैं, जिस तरह से तीनों पार्टियां उसमें दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन यह जरूर है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी अब दोनों पार्टियों पर हमलावर है। एक समय ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी पर सभी पार्टियां हमलावर हुआ करती थी। तो यह सत्ता में रहने का एक नुकसान भी है, और वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी जो अब तक कोसती थी दूसरों को, वो भी तमाम मुद्दों पर घिरी नजर आ रही है। हालांकि वो अभी भी पहले की ही बात करती है, अपने राज्य के अपने शासनकाल की बात वो कम करती है। लेकिन उससे सवाल अब पूछे जा रहे हैं कि पिछले 10 साल में 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये पूछा जा रहा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आखिर वहां क्यों नहीं मिल रहा है? उन लोगों की क्या गलती है? हाँ बिल्कुल समीर जी, सही बात है। उत्तर प्रदेश में तो वायदा करके आए थे कि यहाँ जो है हर होली और दीपावली पे फिर मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, वो भी नहीं मिला, हम लोगों को नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला होगा। हम लोग तो उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, तो हमारा सिलेंडर जो अमित शाह जी दे के जाए कि कहाँ है वो मुफ्त का सिलेंडर। आज ही मेरा सिलेंडर खत्म हो गया तो मुझे भरवाना पड़ा समीर जी, पैसे दे करके 800 रुपये 50 पैसे देकर भरवाना पड़ा। तो मुफ्त वाला तो मिले, कम से कम होली फिर आ रही है, फिर उसका सिलेंडर मिले। तो ये जो अब घोषणा की, राजस्थान में आपने क्यों नहीं दे दिया, राजस्थान में आपकी सरकार बन गई, महाराष्ट्र में क्यों नहीं दे रहे हैं, तो दिल्ली को ही भाई क्यों दे, दिल्ली में ऐसे कौन से सुस्काब के पड़ लगे कि आप यहाँ देंगे? तो बहुत सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोग ही इतने गरीब है कि आप उनको दे रहे हैं? लोग ही इतने गरीब हैं। इधर जो उदित राज हैं समीर जी, जो कांग्रेस के नेता हैं SC ST वर्ग के, उसका और पूर्व सांसद भी हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं RSS और बीजेपी के साथ उनके संबंधों को लेकर। तो हमारे पास अगर वो उनकी बाइट होगी तो हम लोग सुनवा भी सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। उदित राज ने काफी गंभीर आरोप जो उन्होंने लगाए हैं। जी, तो कांग्रेस के नेता हैं और सांसद भी रहे हैं, लेकिन सांसद वो भारतीय जनता पार्टी से थे, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी, फिर कांग्रेस में शामिल हुए। तो आरोप लगा रहे हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर, अरविंद केजरीवाल पर। सुन लेते हैं क्या कहना है डॉक्टर उदित राज का। है कि पुरानी दोस्ती भुलाई नहीं जाती। मोदी जी के भी अभिभावक भागवत जी हैं और केजरीवाल जी के भी अभिभावक भागवत जी हैं। अगर ऐसा न होता तो पत्र क्यों लिखते? तो
ये सब मालूम है कि ये दोनों एक ही हैं। ये वो बी टीम, भारतीय जनता के बी टीम है। ये तो देखने की बात होती है। और बहुत अगर इनको तकलीफ है, और राहुल जी के ऊपर सबसे पहले बेईमानी का आरोप लगाया, तो क्यों नहीं इंडिया गठबंधन छोड़ देते? अगर इनको बड़ा तकलीफ है इस बात को, तो ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं हमेशा कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस निकल जाए, लेकिन जबकि छोड़ना ये चाहते हैं, परिस्थिति ये निर्माण कर रहे हैं। इन्होंने पहले कह दिया कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को निकाला जाए, लेकिन असलियत यह है कि इस तरह का माहौल बनाते हैं, जो कि अभी भी आरएसएस से इनके संबंध। सही है। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों ही इनको संचालित करने वाली जो संस्था है वो है आरएसएस। और इनको ज़्यादा पता होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और उसके पहले ये कई आंदोलन चलाते थे। हालांकि ये भी आईआरएस अधिकारी हैं, जो अधिकारी अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे राजनीति में आने से पहले। तो इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, लेकिन ये आरोप लगातार अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं कि वो बी टीम की तरह से काम कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी की शिकायत करने के लिए आरएसएस प्रमुख को पत्र लिखते हैं। अमलेंदु जी, तो ये वो क्या बताना चाहते हैं कि वो इस बात को जताना भी चाहते हैं कि हाँ वो सच में वहीं से प्रेरणा लेते रहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये सवाल तो उठता है कि भाई आपने आरएसएस प्रमुख को पत्र क्यों लिखा था? आखिर आरएसएस प्रमुख को पत्र लिखने का कारण क्या है कि आरएसएस प्रमुख को आप पत्र लिख रहे हैं? क्या है आरएसएस प्रमुख जो अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा? इसीलिए अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बी टीम है और आरएसएस जो दोनों के लिए काम करता है, अरविंद केजरीवाल के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए काम करता है। तो ये इनका आपस का झगड़ा, इसीलिए इस तरह की बात कर रही है। और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आखिर इंडिया गठबंधन से क्या अलग होना चाहते हैं? तो अलग होना चाहते हैं तो अलग हो जाए। ये लगातार सवाल मतलब उठाए जा रहे हैं। इधर आप जो है वो सौरभ भारद्वाज जो है आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता भी हैं और विधायक भी हैं, उन्होंने हमला बोला है कि वो कौन जानता है कि अमेठी की सीट छोड़कर कौन भागा था, कौन दक्षिण में चला गया था। हाँ, लेकिन एक चीज है अमलेंदु जी की ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर जो एक आरोप लगा दिया कि वो दिल्ली के पानी में जहर घोल दिया है, ये बहुत ही एक तरह से इसको जो है वो गंभीरता दिखाती है कि किस तरह से बहुत अगंभीर मामला है। और एक ऐसे बयान अरविंद केजरीवाल अगर दे रहे हैं, हालांकि इसके लिए उनको चुनाव आयोग का नोटिस भी मिल चुका है। चुनाव को नोटिस मिल चुका है। चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई आप बताइए कि आपके पास क्या सबूत है कि वहाँ जो ज्यादा है। आतिशी ने भी कहा है कि साहब 700% ज़्यादा है अमोनिया का स्तर, जो अमोनिया का स्तर होना चाहिए। तो अब ये पूछा गया है कि चुनाव आयोग ने पूछा है कि भाई आपने यमुना के उसमें जहर होने का दावा किया था, उसका सबूत क्या है कि हरियाणा से आ रहा है। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी कहा है कि आप माफ़ी मांगिए वरना सबूत दीजिए, वरना हम आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। हरियाणा सरकार मानहानि का मुकदमा दायर करेगी कि आपने हरियाणा का अपमान किया है। तो ये जो जिस राजनीति से आए थे अरविंद केजरीवाल आरोप प्रत्यारोप वाली, वो राजनीति की तरफ फिर लौटना चाहते हैं, लेकिन वो समय अब निकल चुका है। तो दिक्कत क्योंकि अब आप सरकार में है 10 साल। हाँ, लेकिन ये बात आप सही कह रहे हैं कि वो उस राजनीति की ओर लौटना चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोप वाले, सबको बेईमान और खुद को ईमानदार बताने वाले। उन्होंने तो एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें बीजेपी कांग्रेस के सारे नेताओं को बेईमान बताते हुए और खुद को बताया कि ये एकमात्र ईमानदार व्यक्ति हैं ये। लेकिन ये भी बात है कि राजनीति में आरोप लगाने और सबसे ज्यादा माफी मांगने का भी काम इन्होंने किया है। जितने लोगों पर इन्होंने मानहानि आरोप लगाए, उन्होंने मानहानि का दावा किया, तो ये कोई सबूत नहीं दे पाए किसी को भी किसी भी आरोप पर, और माफी भी मांगी इन्होंने कई लोगों से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, काफी लोगों से माफी मांगी, अरुण जेटली से माफी मांगी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो अदालतों में जाकर माफी मांगी। तो यही, अब आपने प्रणब मुखर्जी का भी नाम रख दिया था, बाद में आपने प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बन गए तो आपने उनके पोस्टर हटा दिया वहां से। तो कई लोगों से आपने माफी मांगी। तो अब ये जो देखिए, किसी को भी भ्रष्टाचारी कहना एक फैशन तो हो सकता है कि आप किसी को भी कुछ कह दें, लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आप कितनी देर तक टिके रह सकते हैं? तो अगर कांग्रेस अपनी पर आ जाएगी तो आपसे अगर सबूत मांगने लग जाएगी, यहाँ से भी अगर शुरू हो जाएगा तो नया विवाद शुरू हो जाएगा। दूसरा समीर जी, कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो विवाद है असल में, इसकी जड़ में पंजाब की इनकी सरकार जो है वो है, और पंजाब के जो कांग्रेस है उसका बहुत ज्यादा जोर रहा कि इनके साथ कोई समझौता नहीं किया जाए, क्योंकि ये पंजाब में वही कर रहे हैं जो केंद्र में मोदी सरकार कर रही है, यानी प्रताड़ित करना विपक्ष के कार्यकर्ताओं को, लोगों को, और फर्जी मुकदमे लगाना, इस तरीके के काम ये पंजाब में कर रहे हैं।
हैं और इसलिए पंजाब की पुलिस की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठे। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप की बातें अलग है। बहरहाल कुल मिलाकर चुनाव त्रिकोणीय है और त्रिकोणीय मुकाबले में राहुल गांधी की एंट्री ने इस सियासी घमासान को काफी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। जी बिल्कुल। और जिस तरह से पंजाब पुलिस की एंट्री की बात आप कर रहे हैं, और सबसे पहले संदीप दीक्षित ने ही आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस की गाड़ियां यहां घूम रही हैं, वो चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। उसके पहले अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे थे कि यहां दिल्ली पुलिस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में लगी है। तो पुलिस को भी चुनाव प्रचार में घसीटने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया तो आम आदमी पार्टी भी वो करती दिखाई पड़ रही है। और शायद इसीलिए जब उदित राज कह रहे हैं कि ये दोनों ही पार्टियां एक ही विचारधारा से संचालित हो रही हैं और इनकी डोर एक ही जगह बंधी हुई है, और वो जगह है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के संबंध है और वो भारतीय जनता पार्टी की शिकायत आरएसएस प्रमुख से करते रहते हैं, तो ये बातें भी, ये आरोप भी कहीं ना कहीं पुष्ट होते नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल भी अब बुरी तरह से उनमें जो गिरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरोप उन्होंने जितने लगाए हैं उनमें से किसी के भी सबूत उनके पास नहीं है। यह भी बात सामने आ रही है। और जिस तरह से अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ उनसे कहा है कि आप सबूत दीजिए, मानहानि वरना मानहानि का दावा वो करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से उनके खिलाफ नोटिस दिया है, तो अब एक दूसरी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हाँ बिल्कुल, नई मुसीबत में बस फंसते नजर आ रहे हैं। और ये नई मुसीबत जो है उन्होंने खुद मोल ली है एक तरीके से देखा जाए, कि अभी तक जो था कि वो ये दिखाने के चक्कर में कि लड़ाई बीजेपी से है, तो बीजेपी पर हमले कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमले कर रही है, तो वो सीमाएं जो थी वो पार हो गई एक तरीके से। और सीमाएं इतनी पार हो गई कि वो नूरा कुश्ती जो है वो मतलब जो नूरा कुश्ती होती है ना, पहले तय हो जाता है पहलवानों में कि भाई तू मुझे इतनी पटक नहीं देना, मैं तुझे इतनी पटक नहीं दूंगा। लेकिन उसी में होता है कि एक कंटाप जो है किसी पहलवान की दूसरे पहलवान के कान पर जोर की पड़ जाती है, और उसके बाद दूसरा पहलवान जो बिलबिला के फिर दनाना शुरू कर देता है। तो वही स्थिति जो यहाँ, और ये नूरा कुश्ती जो थी वो नूरा कुश्ती एक तरीके से देखा जाए तो अब वो किसी का कंटाप जोर से पड़ गया तो वो मामला खराब हो गया। तो अब ये डिफेमेशन केस तक जो है मामले आ रहे हैं कि साहब यहाँ तक होगा। हालांकि संदीप दीक्षित ने भी डिफेमेशन केस किया है और उस पर सूचीबद्ध हो चुका है, वो सुनवाई होगी संजय सिंह और आतिशी के खिलाफ, कि उनको भी था क्या बता दिया था कि बीजेपी से पैसे लिए हुए हैं। तो यानी अब अदालतों में जाकर आपके, लेकिन होता ही है समीर जी कि अदालतों में बाद में जाकर माफी मांग लीजिए। फिलहाल जो राजनीतिक फायदा लेना होता है इस तरह के आरोप लगाकर, वो फायदा शायद मिल जाता है। कुछ ऐसा राजनेता समझते हैं तो इसलिए पहले आरोप लगा देते हैं, फिर अदालतों में जाकर वो फैसले कर लेते हैं। लेकिन ये बात तो है कि जिस तरह से जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो मजबूत मौजूदगी दिखाई है, राहुल गांधी जिस तरह से उसको आम जनता से जुड़े मुद्दों की ओर ले जा रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप की ये जो दौर एक दो तरफा चल रहे थे बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से, उन पर जरूर लगाम लगी है और कुछ आम लोगों से जुड़े मुद्दों की भी बात अब शुरू हुई है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। हाँ बिल्कुल समझिए, आम जनता के मुद्दे आना शुरू हुए हैं और केजरीवाल भी आम मुद्दों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जैसे उन्होंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, हालांकि उस पत्र लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक स्टंट है। लेकिन राजनीतिक स्टंट में भी अगर जनता के मुद्दों की बात हो रही है तो ये स्वागत योग्य है कि जनता के मुद्दों की बात हो रही है कि भाई अमीरों के कर्ज माफ नहीं हो, गरीबों के कर्ज माफ हो, मिडिल क्लास को फायदा पहुंचे, इनकम टैक्स जो है किस तरीके से टैक्स टेररिज्म होता जा रहा है, ये बातें अब होने लगी। तो राहुल गांधी जो मसले उठा रहे थे जनता के, वो जनता के मसले जो हैं अब वो जेर बहस हैं, अब उस पर बहस हो रही है। भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में उनके जवाब भले ही ना दे रही हो, लेकिन वो भटका नहीं पा रही है। बिल्कुल, मतलब जनता के मुद्दे अब आ रहे हैं चुनाव में, तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी की एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि वो कोई भी दल हो, वो अगर जनता के मुद्दों पे बात कर रहा है तो इसके लिए राहुल गांधी को एक श्रेय तो दिया ही जा सकता है। बिल्कुल, उन्होंने चुनाव को जनता के मुद्दों की ओर मोल्ड किया है, उस तरफ मोड़ने की कोशिश की है और उसमें वो सफल रहे हैं। तो दिलचस्प हो रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव और इस बीच में जो प्रयागराज की घटना हुई है, मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ मची है, कई लोगों की जान जाने और लोगों के घायल होने की खबर आई है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन वो घिरा नजर आ रहा है। जवाब देते उससे नहीं बन रहा है, क्योंकि इस तरह की जो व्यवस्था बदइंतजामी है, व्यवस्था में खामियां हैं, उसको लेकर पिछले कई दिनों से शिकायतें आ रही थी, लेकिन उन सारी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। क्या है, अब उस पर कोई अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। किसकी जिम्मेदारी है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्यों हुई घटना, ये सारी चीजें अभी जांच में है, जांच के बाद पता लगेंगी। लेकिन सरकार घिरी नजर आ रही है, जिस तरह से उसने प्रचार प्रसार किया जमकर, लेकिन वास्तविक स्थिति को कंट्रोल करने में, वास्तविक स्थिति को देखने में वो विफल रही है। इस घटना से ये मालूम चल रहा है। तो लगातार इन तमाम खबरों पर डीबी लाइव की नजर रहेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आप देखते रहिए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने
करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।